ओके फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग काइनेमेटिक्स का दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं। उसको हम लोग क्विकली थ्योरी को उसका रिवाइज करने जा रहे हैं। ये क्विक थ्योरी रिवीजन जो सीरीज है, ये काम कैसे करता है, अगर इसके बारे में डिटेल्स में जानना है तो आई बटन में इंट्रोडक्शन वीडियो का लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। अगर ब्रीफ में बताया जाए तो इसमें हम लोग किसी चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी को, उसके कॉन्सेप्ट्स को, उसमें जो फॉर्मूलाज है उनका जो थोड़ा बहुत एप्लीकेशन है, उन सबको देखने का कोशिश करते हैं। ठीक है। और कोई भी चैप्टर जो है उसका रिवीजन तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ना कर लें। ठीक है। तो क्विक थ्योरी रिवीजन के साथ साथ अपने पास एक और सीरीज है, क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस। उसमें जाकर के इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लेना पड़ेगा। उसका भी लिंक अपने पास आई बटन में मिल जा रहा होगा। ठीक है। तो ये अपना सेकंड पार्ट है। ठीक है। फर्स्ट पार्ट अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के फर्स्ट पार्ट मोशन इन वन डायमेंशन देख सकते हो। इसमें हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करेंगे, और उससे भी पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में अगर मोशन हो रहा हो, जैसे 1 डायमेंशन में तो एक एक्सिस सफिशियंट है उस मोशन को दर्शाने के लिए। ठीक है, उस मोशन को दिखाने के लिए। और 2D और 3D में क्या होगा कि एक एक्सिस से हम लोग नहीं बता सकते। जैसे अगर कोई चौक फेंक दे यहां से, ठीक है, तो चौक अगर फेंक देंगे तो क्या होगा, ऐसे जाएगा जाएगा जाएगा, ऐसे गिरेगा इधर। ठीक है। तो केवल एक एक्सिस से हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते मोशन को, उसके लिए हमको 2 एक्सिस, एट द मीन 2 एक्सिस चाहिए होगा। ठीक है। तो ऐसे को 2D मोशन बोलते हैं। ठीक। ऐसे 3 डायमेंशनल मोशन भी होता है। जैसे मान लो 3 डायमेंशनल मोशन का एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो कि हम रूम में घूम रहे हैं इधर से उधर। ठीक है। तो ये कैसा मोशन है, ऐसे ही आगे आ रहे हैं पीछे जा रहे हैं। ठीक है। तो ये 2 डायमेंशनल मोशन है, 2 एक्सिस चाहिए। अब इसी में मान लो कि अगर हम एक फ्लोर नीचे उतर गए, ठीक है, तो एक तो एक्स और वाई एक्सिस चाहिए था, और साथ ही साथ हमको क्या चाहिए, जेड एक्सिस भी चाहिए, जेड कोऑर्डिनेट भी हमको चाहिए, ताकि हम मोशन को पूरा पूरा स्पेसिफाई कर सकें कि मोशन आखिर कैसा हो रहा है। ठीक है। तो मोशन को बताने के लिए जितना एक्सिस का जरूरत पड़ता है उस हिसाब से, एट द मिनिमम जितना एक्सिस का, ठीक है, उस हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि ये 1 डायमेंशनल मोशन है, ये 2 डायमेंशनल है, ये 3 डायमेंशनल मोशन है। ठीक है। अब जैसे कि 2 और 3 डायमेंशनल मोशन है अपने पास, ठीक है, तो उसमें अगर अपने को इक्वेशन लिखना है तो इक्वेशन हम लोग वेक्टर फॉर्म में तो लिख ही रहे थे, एक्सेलरेशन को डीवी बाई डी टी। ठीक है। वैसे ही अगर एक्सेलरेशन को डीवी बाई डी टी लिख दें तो यहां से देखो एक्सेलरेशन का 3 कंपोनेंट आएगा, एक्स वाई और जेड। सिमिलरली वेलोसिटी का भी 3 कंपोनेंट रहा होगा, एक्स वाई और जेड। ठीक है। तो तीनों को अगर एक्स को एक्स के साथ इक्वेट कर देंगे, वाई को वाई के साथ और जेड को जेड के साथ, तो अपने पास ए एक्स बराबर डीवी एक्स बाई डी टी, ए वाई बराबर डीवी वाई बाई डी टी, और ए जेड बराबर dvz बाई डी टी हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली v को हम लोग dr बाई डी टी लिखते थे, और r वेक्टर जो पोजीशन है उसको हम लोग x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप लिख सकते हैं। ठीक है। तो vx जो हो जाएगा वो dx बाई डी टी, vy जो हो जाएगा dy बाई डी टी, और vz जो हो जाएगा dz बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली हम लोग ax a डॉट डी आर जो है वो v डॉट डी वी लिखा जा सकता है। ठीक है। जो वहां पे अपना इक्वेशन था a बराबर v dv बाई dx जो 1 डायमेंशन में था, उसको यहां पर ax बराबर vx dvx बाई dx। ठीक है। सिमिलरली ay बराबर vy dvy बाई dy, और सिमिलरली az के बारे में भी हम लोग बोल सकते हैं आसानी से। ठीक है। तो बेसिकली हमको यहां से दिख रहा है कि ये जो एक मोशन है जो 3 डायमेंशनल है, ये 3 1 डायमेंशनल मोशन का मिलावट है। 3 1 डायमेंशनल मोशन देखो, x में ये इक्वेशन 3, ठीक है, y में सिमिलरली ऐसा ही इक्वेशंस दिखेगा, और z में ऐसा ही इक्वेशंस दिख रहा है। मतलब अगर हम तीनों मोशन को अलग अलग स्टडी करें, जैसे अगर हमको किसी पार्टिकल का अगर फाइनल पोजीशन निकालना है तो हम लोग उसका x कंपोनेंट निकाल लें x वाले मोशन को देख करके, y कंपोनेंट निकाल लें y वाले मोशन को देख करके, और z भी निकाल लें हम लोग। तो अगर ऐसा निकाल लेंगे हम लोग तो 3 इंडिपेंडेंट मोशन का अगर जोड़ दे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो यही ना मेरा पोजीशन हो जाएगा। ठीक है। तो इसको हम लोग इस मोशन को, जो भी 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल मोशन होगा, 2 डायमेंशनल को 2 कंपोनेंट में और 3 डायमेंशनल को 3 कंपोनेंट में तोड़ करके, मतलब 3 1 डायमेंशनल मोशन में तोड़ करके हम लोग आसानी से बना सकते हैं। ठीक है। अब 2 डायमेंशनल मोशन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट अगर एक्सेलरेशन हो जाएगा जैसा वहां पर होता था, तो सिमिलरली v बराबर u प्लस ए टी, लेकिन वेक्टर साइन ध्यान रखना। ठीक है। वो ए आया कहां से, फिर से एक्सेलरेशन जो था अपने पास, एक्सेलरेशन क्या था देखो, तो एक्सेलरेशन वेक्टर जो था वो dv वेक्टर बाई dt था। तो यहां से हम लोग dv वेक्टर इज इक्वल टू
एक्सेलरेशन वेक्टर इनटू dt इंटीग्रेशन 0 टू t इंटीग्रेशन u वेक्टर टू v वेक्टर इनिशियल से फाइनल। ठीक है, तो ये इक्वेशन अपने पास आ जाएगा। सिमिलर डेरिवेशन तीनों का हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में अपने पास ये तीन इक्वेशन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर v डॉट v है ये। ठीक है, और v डॉट v वैसे भी v स्क्वायर होगा, उसका मैग्नीट्यूड v स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया। अब इसमें x y और z को फिर से हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं, और दोनों साइड से अगर हम लोग i कंपोनेंट को इक्वेट करेंगे तो अपना x वाला इक्वेशन, j को इक्वेट करेंगे इसमें तो y वाला इक्वेशन, और k को अगर इक्वेट करेंगे तो z वाला इक्वेशन। सिमिलरली यहां से भी x y और z वाला इक्वेशन, और सिमिलरली उसमें से भी x y और z का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी देखो सिमिलर तीन वन डायमेंशनल कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेटेड मोशन का ये एक मिला हुआ फॉर्म है वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इसमें भी हम लोग मोशन को 2 या 3 डायमेंशन में अलग अलग तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब अगर प्रैक्टिकली देखा जाए अपने पास तो 2 डायमेंशनल कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन कैसा दिखेगा। 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेटेड मोशन अपने पास दुनिया में बहुत सारा दिखता है। ठीक है, जनरली कोई भी पार्टिकल को फेंक दो ऐसे, जैसे फील्डर अगर एक बॉल फेंक दिया, चाहे जो आर्चर है वो एरो मारा, चाहे जो जैवलिन थ्रोअर हो जैवलिन फेंक दिया, चाहे तुम ईटा उठा किसी को मार दिया। ठीक है, ये सारा जो मोशन है, ये सारा मोशन क्या होता है, इसी को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या, इसमें बेसिकली क्या करते हैं, जैसे एक बॉल दी अगर, उसको अगर हम लोग ग्रेविटी के अलोंग या उसके ऑपोजिट फेंकेंगे तब तो 1 डायमेंशन में मोशन होगा। ठीक है, लेकिन अगर ग्रेविटी के साथ कुछ ऐसा एंगल बना करके फेंक दें तो ये क्या होगा, ऐसा जाएगा, इधर गिरेगा। जनरली हम लोग ये मोशन देखते हैं, बॉल अगर फेंकेंगे तो सिमिलर कहानी, सिमिलर ट्रेजेक्टरी फॉलो करता है। ठीक है, तो ये सारा मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। इसमें क्या है, देखो एक ही एक्सेलरेशन लग रहा है ना अपने पास, एक फोर्स लग रहा है mg, तो एक ही एक्सेलरेशन अपने पास नीचे के डायरेक्शन में क्या है, g है। ठीक है, तो अब अगर एक ही एक्सेलरेशन है तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का केस है। ठीक है, इसको बनाने के लिए हम लोग 2 अलग अलग एक्सिस में मोशन को या 3 अलग अलग एक्सिस में मोशन को तोड़ करके बना सकते हैं। ठीक है, अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ना, ये बहुत पहले से यूज होता आ रहा है, ये अभी मतलब नया पे फिजिक्स डेवलप नहीं हुआ। ये प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत पहले के जमाने से यूज हो रहा है। जैसे पहले भी जैसे युद्ध हो रहा है मान लो, ठीक है, तो इधर से कोई भाला चला के मारा तो क्या प्रोजेक्टाइल मोशन जा करके गिरेगा। ठीक है, हाँ, हालांकि वहां पे कैलकुलेशन करने का टाइम उसके पास नहीं है, लेकिन वो प्रैक्टिस से होता है। ठीक है, लेकिन कहानी तो यह प्रोजेक्टाइल मोशन, उसको गिरना तो है ही, ऐसा तो नहीं कि सीधा मारो तो सीधे चल जाएगा, वो जा करके आगे कर्व होकर के गिरना ही है उसको। ठीक है, तो ये सारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पहले से होता आ रहा है। जैसे मान लो कि कोई राजा है, ठीक है, और कोई उसका सेनापति है। ठीक, अब उस सेनापति राजा से बगावत कर ले, उसको लगा कि ये राजा बकवास हो गया, ये अब राज्य के बारे में कुछ ध्यान वान देता नहीं है, इसको मार के हटाओ, जान मार दो इसको, हम राजा बन जाएंगे। ठीक है, तो देखा कि अच्छा राजा जी जो है गार्डन में फूल पे पानी भी पटा रहे हैं। ठीक है, सोचा कि थोड़ा दूर से हम भाला मार देते हैं, मर जाएगा, वहीं साफ हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा मारा कौन। ठीक है, तो अब जो भाला मारेगा तो उसमें उसको क्या क्या चीज का ध्यान रखना है। एक चीज का ये ध्यान रखना है, जैसे गार्डन में अगर भाला मार रहा है तो वहीं पे जाके गिरना चाहिए ना जहां राजा खड़ा है, मतलब कितना दूर भाला ट्रेवल किया है वो उसको पता होना चाहिए। ठीक है, वो प्रैक्टिस से आता है, लेकिन अगर पता किसी को करना है तो एक रेंज पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा ये भी पता होना चाहिए कि जितना देर ये हवा में रहेगा, ठीक है, जितना देर ये हवा में रहेगा उतने देर में राजा जी घूम न जाए। ठीक है, अगर राजा जी घूम जाएंगे तो देख लेंगे कि सेनापति मार थोड़ा सा हट जाएगा, उसके बाद सेनापति का सर धड़ से अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि राजा जी घूम जाए, तो टाइम कितना टाइम तक हवा में रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं उसको। ठीक है, वो एक पता होना चाहिए। और जैसे अगर मान लो कि गार्डन में ऊपर में रड उड लगा हुआ है, ठीक है, तो कहीं पर ऐसा ना हो जाए कि रड से टकरा जाए। मान लो बहुत ऊपर में रड उड लगा हुआ है, ठीक है, चाहे उसमें ऐसा कुछ छत टाइप का है, ठीक है, तो ऐसा ना हो जाए कि जाके छत से या रड से टकरा जाए। तो उसके लिए उसको क्या पता होना चाहिए कि कितना मैक्सिमम हाइट ये जो प्रोजेक्टाइल है, जो ये भाला है, वो कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली अपने को 3 चीज पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो प्रोजेक्टाइल एक है, ठीक है, इसको कुछ वेलोसिटी से फेंक दिया। अब इसमें देखो यहां से यहां तक ये रेंज है अपने पास, ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट हो गया यहाँ पर, और टाइम ऑफ फ्लाइट। ये 3 चीज अपने को पता होना चाहिए प्रोजेक्टाइल में। जनरली ये 3 चीज हम लोग इसका बात करते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि अगर इसको हम लोग इस प्रोजेक्टाइल को अगर देखा जाए तो इसको अगर इधर से देखेंगे, अगर इधर से, तो ये प्रोजेक्टाइल कैसा दिखा, क्या इधर वाला मोशन हमको दिखेगा? नहीं दिखेगा। हमको क्या दिखा, केवल ये ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, तो एक एक्सिस हम लोग वाई एक्सिस इधर बना लेंगे, और अगर ऊपर से दिखेंगे तो अपने को कैसा दिखेगा
कि प्रोजेक्टाइल जो है वो सीधा 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 केवल चलते जा रहा है, ठीक है। हमको वाई डायरेक्शन वाला मोशन नहीं दिखेगा, अगर ऊपर से देखेंगे तो सोचो, ठीक है। तो ऊपर से देखेंगे तो केवल लगेगा कैसे सीधा जा रहा है, तो एक एक्स एक्सिस अपना इधर हो गया। यही दो इंडिपेंडेंट मोशन हो जाएगा, एक एक्स के लॉन्ग, एक अपना वाई के लॉन्ग, ठीक है। अब अगर ये वेलोसिटी मान लेते हैं u है और ये एंगल जो है ये थीटा है, अगर मान लेते हैं तो इसका वेलोसिटी का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट हम लोग तोड़ सकते हैं, u cos थीटा और u sin थीटा। और इसका एक्सेलरेशन जो थ्रू आउट द मोशन क्या है, g है नीचे के डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब यहां से अगर कोई बोले कि इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए, ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए क्या बोला जाएगा, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, पहले तो वो देखो। तो y कंपोनेंट के चलते ये ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, ठीक है। तो y में अगर हम लोग मोशन को देख लें तो उससे हम लोग बता सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। और देखो टाइम ऑफ फ्लाइट जब है तो डिस्प्लेसमेंट पूरा यहां से यहां तक जब चला गया तो y में डिस्प्लेसमेंट कितना रहा, 0 हो गया, ठीक है। तो y में डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट इन y जो है यहां पर डिस्प्लेसमेंट इन y अपने पास 0 है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी y में कितना है, वो तो u sin थीटा है, और एक्सेलरेशन जो है y में वो कितना है, वो माइनस जी है, माइनस प्लस का ध्यान रखना है, ठीक है, बताए थे वन डायमेंशन में। तो एक्सेलरेशन जो माइनस जी नीचे के साइड है, ऊपर को हम लोग पॉजिटिव ट्रीट कर रहे हैं, ठीक। तो अब यहां से हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, क्या कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो वहां से अगर हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाता है अपने पास, 2u sin थीटा बाई जी आता है, ठीक है। निकाल करके देखो इसको, ठीक। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का एक और तरीका हो सकता है, देखो ये u sin थीटा से चढ़ना शुरू किया, देखा, ठीक है, और धीरे 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 क्या होगा, रुकेगा, ठीक है। जब ये रुक जाएगा तभी ना मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए भी अपने पास जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा है तो इसका y में जो वेलोसिटी है, y कंपोनेंट जो वेलोसिटी का वो कितना है, 0 है, ठीक है। तो एट मैक्सिमम हाइट अपने पास vy जो है वो क्या है, 0 है, ठीक है। और uy तो अपने को पता ही है, uy कितना था, u sin थीटा था, ठीक है। ay जो था वो कितना था, ay अपने पास कितना था, माइनस जी था, ठीक है। तो यहां से अब डिस्प्लेसमेंट इन y जो है वो कितना होगा, वही तो h मैक्स के बराबर होगा। और ये डिस्प्लेसमेंट इन y हम लोग निकाल सकते हैं यहां से, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, यहां पर देखो vy पता है, uy पता है, ay पता है, sy निकालना, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है। तो यहां से sy यानी कि मैक्सिमम हाइट अपना यहां से आ जाएगा, ठीक है। और इसी इक्वेशन का यूज करके मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो भी आ जाएगा, देखो वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, और एक्सेलरेशन पता है, v बराबर u प्लस ए टी अगर यूज कर लेंगे तो वो टाइम भी आ जाएगा ना, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट जो हो जाएगा, टाइम टू रीच h मैक्स वो जो हो जाएगा, देखो u sin थीटा बाई जी। हम लोग क्वेश्चन में जानते हैं कि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन g नीचे है और पार्टिकल को फेंके तो जितने देर में ये पार्टिकल ऊपर जाएगा उतने ही देर में वापस घूम करके नीचे आएगा, ठीक है। टाइम सेम लगेगा ऊपर जाने में और नीचे जाने में, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसी का ट्वाइस हो जाएगा, जो कि यहां पर भी दिख रहा है अपने को, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसी का ट्वाइस हो जाएगा, आधा टाइम लगेगा, ठीक है। अब अगर रेंज का कोई बात करें कि रेंज कितना है, तो रेंज देखो यहां से अगर रेंज निकालना है तो x में देखो, x में वेलोसिटी जो है, रेंज जो है वो x के वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, x में जो वेलोसिटी है उसके चलते ये पार्टिकल जो है वो आगे बढ़ रहा है। अगर x का वेलोसिटी 0 रहता, केवल ऊपर देते तो आगे बढ़ता ही नहीं, वहीं पे आके गिर जाता, ठीक है। तो रेंज के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेंज फॉर रेंज अपने पास क्या क्या है देखो, तो ux जो है इनिशियल वेलोसिटी इन x ये क्या है, u cos थीटा। एक्सेलरेशन इन x क्या है, वो भाई साहब 0 है, सारा सारा एक्सेलरेशन किधर है, y में, ठीक है। और टाइम जो है वो अपने पास पता है, t इक्वल्स टू जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है। तो यहां से अगर कोई रेंज निकालने का बात करे तो रेंज जो आएगा वो क्या आएगा, ux इंटू टी, ठीक है। तो रेंज जो आ जाएगा अपने पास, रेंज वो आ जाएगा ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि एक्सेलरेशन तो 0 है तो हाफ ए टी स्क्वायर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि u cos थीटा इंटू दिस, तो ये यहां से क्या हो जाएगा देखो, तो u स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बाई g हो जाएगा।
और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम लोग साइन 2 थीटा भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास देखो यहाँ पर लिख दिए हम लोग, ठीक है। क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है 2u साइन थीटा बाई जी, मैक्सिमम हाइट है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। और रेंज जो है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी है, ठीक है। अब अगर एक गिवन स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन का बात किया जाए, जैसे हम बॉल फेंकना चाह रहे हैं, तो मेरा एक औकात होगा कितना तेजी से हम गेंद को फेंक सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं इनफाइनाइट वेलोसिटी दे देंगे, नहीं, मेरा मसल का एक पावर है, मेरा एक औकात है, ठीक है। तो उस औकात से अगर हम पूरा वेलोसिटी लाकर मान लो गेंद को फेंक रहे हैं, तो मैक्सिमम कितना दूर फेंक सकते हैं, ठीक है। कुछ एक गिवन वेलोसिटी के लिए, एक गिवन इनिशियल वेलोसिटी के लिए मैक्सिमम कितना रेंज हो सकता है। तो इनिशियल वेलोसिटी फिक्स कर दी हम लोग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो फिक्स ही था, तो चेंज क्या कर सकता है, साइन 2 थीटा। और साइन 2 थीटा यानी कि साइन अल्फा मान लो, साइन अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1। कब होगा, जब अल्फा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो जब अल्फा 90 डिग्री यानी कि 2 थीटा जब 90 डिग्री यानी कि थीटा कितना 45 डिग्री, तो जब थीटा 45 डिग्री होगा तो ये रेंज जो होगा ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। हाइट मैक्सिमम कितना होगा, तो हाइट का जो मैक्सिमम वैल्यू है, देखो थीटा जब 0 होगा तब हाइट 0 हो जाएगा, ठीक है, यहीं कहीं गिर जाएगा। थीटा जब 90 होगा तो साइन थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है। उस इंस्टेंट पे हाइट जो होगा मैक्सिमम होगा। तो अगर मैक्सिमम हाइट पहुंचाना है तो आदमी क्या करेगा, सीधा ऊपर फेंकेगा, ठीक है। ऑब्वियस सा बात है ना, अगर मैक्सिमम हाइट पहुंचाना तो ऐसे थोड़े फेंकेंगे कि ऊपर सबसे मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट पहुंचाने के लिए सीधा ऊपर, ठीक है। और मैक्सिमम दूरी पहुंचाने के लिए 45 डिग्री पे फेंकेंगे, तब जाकर के मैक्सिमम दूरी पहुंचेगा, ठीक है। इसको ऐसे भी याद रखते हैं, मैक्सिमम दूरी पहुंचाने के लिए जो एंगल अवेलेबल है, कितना अवेलेबल एंगल है, 90 डिग्री अवेलेबल है ना, 90 डिग्री पे फेंक सकते हैं ताकि इधर जाए, इधर जाने के लिए 90 डिग्री, इधर जाने के लिए भी 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री के बाइसेक्टर पे मतलब 45 डिग्री पे अगर फेंकेंगे तब रेंज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। उसको याद रखने का एक ये तरीका भी है, ठीक। और एक गिवन स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन के लिए, एक गिवन स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन के लिए दो एंगल के लिए रेंज सेम होता है, एक थीटा एक 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसमें देखो अगर थीटा रखेंगे तब तो ये साइन 2 थीटा, अगर यहाँ 90 माइनस थीटा रखेंगे तो क्या आएगा, साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा यानी कि 180 माइनस 2 थीटा, और साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा ही तो हो जाएगा फिर से, ठीक है। तो ये रेंज जो है वो दो एंगल के लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री में जनरल सॉल्यूशन एक होता है, जैसे अगर साइन थीटा 1 इक्वल्स टू साइन थीटा 2 है तो थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2 हो जाएगा, या थीटा 1 इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये जनरल सॉल्यूशन होता है साइन का, ठीक है। तो वहां से हम लोग इसको निकालते हैं। तो अब यहां पर थीटा और 90 माइनस थीटा पर क्या है, रेंज सेम है, बशर्ते कि क्या रहना चाहिए, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, ठीक है। इसको याद रखने के लिए हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, देखो यहां पर अगर प्रोजेक्टाइल को हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, तो एक का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, ठीक है। तो एक का 90 माइनस थीटा मतलब अगर इधर से देखा जाए, यहां से 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल जो है ये 90 माइनस थीटा है, ठीक है। तो अगर इधर से देखा जाए तो इधर से एंगल कितना हो जाएगा, थीटा ही तो हो जाएगा, ठीक है। तो अवेलेबल एंगल जो है उससे अगर इक्वली इंक्लाइंड एंगल बना करके हम फेंके प्रोजेक्टाइल को, तो अपने पास रेंज क्या रहेगा, सेम रहेगा फॉर सेम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अगर बात किया जाए तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, देखो जैसे अपने पास एक पाथ है प्रोजेक्टाइल का, ठीक है। प्रोजेक्टाइल का अगर एक पाथ है यानी कि एक्स में कैसे चल रहा है, वाई में कैसा चल रहा है, तो एक ऐसा पाथ दिखेगा अपने को प्रोजेक्टाइल का, जो कि हम लोग पिछले स्लाइड में बनाए भी थे, ठीक है। तो एक जो पाथ है उस पाथ का अगर इक्वेशन लिखना है, ठीक है, जैसा हम लोग एक्स और वाई और ऑरिजिन माने थे उसी हिसाब से अगर उस पाथ का इक्वेशन लिखना है तो पाथ का इक्वेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो पाथ का इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग एक्स जो है, एक्स क्या लिखा जा सकता है, देखो तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स जो है वो यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो यू एक्स इंटू टी हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, तो एक्स तो जीरो है खत्म, तो यू एक्स इंटू टी यानी कि यू कॉस थीटा इंटू टी, ठीक है। और सिमिलरली वाई को हम लोग लिख सकते हैं क्या, वाई डिस्प्लेसमेंट इन वाई किसी भी इंस्टेंट पे, तो वो यू वाई इंटू टी यानी कि यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है, एक्स और वाई में रिलेशन, तो इसमें से हमको टाइम को हटाना पड़ेगा। टाइम को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
या तो इसमें से उठा के टाइम इसमें रख दो या इसमें से उठा के टाइम इसमें रख दो, तो ज्यादा आसान है इसमें से उठा के इसमें रखना, ठीक है। तो इसमें से अगर टाइम उठा लिए एक्स बाई यू कॉस थीटा, उसको इसमें रख दिया, तो वाई इक्वल्स टू कुछ ऐसा इक्वेशन दिखता है, ये निकाल करके देख सकते हो। ये सबको याद नहीं रखना, एग्जाम में तुरंत निकल जाएगा, फटफट ये सब निकलने लगेगा, एक बार क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा तुरंत तुरंत निकलेगा, ठीक है। और इसको हम लोग एक और फॉर्म ऐसा भी लिख सकते हैं, यहां पर आर क्या है अपने पास, रेंज है, ठीक है। रेंज अपने पास पता है ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, उसको यहां पर रखोगे और अगर इस ब्रैकेट को खोलोगे तो यही सेम कहानी बन जाएगा, ठीक है। एक बार रख करके चेक कर लो। ये फॉर्म कभी कभी यूज होता है, रियरली ही यूज होता है, ये फॉर्म जनरली यूज होता है, ठीक है। निकाल सकते हैं इसको हम लोग आसानी से एग्जाम में भी, ठीक। अब देखो प्रोजेक्टाइल को सॉल्व करने का एक वेक्टर मेथड भी होता है। जैसे वेक्टर फॉर्म में भी हम लोग तो लिखते थे ना कि डिस्प्लेसमेंट जो है भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट वो क्या लिखा जाएगा, u इंटू टी, दो पार्ट में इसको हम नहीं तोड़ रहे हैं, यू टी प्लस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में हम नहीं तोड़ते, इसको वेक्टर फॉर्म में ही लिखने देते हैं, ठीक है। अब जब पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट खत्म हो चुका, मान लो यहां से प्रोजेक्टाइल चलना शुरू किया, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट खत्म हो चुका है, तो प्रोजेक्टाइल अब यहां पर होगा, ठीक है। तो टी हम कैपिटल टी बोल रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट को, ठीक है। ये कैपिटल टी जो है ये क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अब पूरा का पूरा जब टाइम ऑफ फ्लाइट खत्म हो चुका है तो यूटी, यू वेक्टर अपना इधर था, ठीक है, तो यूटी अपना इधर हो गया। और इसमें अगर हाफ जीटी स्क्वायर जोड़ेंगे, हाफ जीटी स्क्वायर वर्टिकली डाउनवर्ड है वो अपने को पता है, और यू जो है वो थीटा एंगल बना करके, ठीक है। तो इसमें अगर हाफ जीटी स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये अपने को रेंज मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो हाफ जीटी स्क्वायर वर्टिकली डाउनवर्ड है, रेंज जो है वो हॉरिजॉन्टल है, तो ये एंगल 90 डिग्री है अपने पास, ठीक है। और ये एंगल अगर 90 डिग्री है अपने पास, तो इस वाले ट्रायंगल में देखो भाई साहब अपने पास, ये ट्रायंगल में हम लोग आसानी से लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर बाई रेंज, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल्स टू, सॉरी साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर बाई यू टी, ठीक है। तो यहां से देखो ऐसा अगर लिख लिया, साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर अपॉन यू टी, तो यहां से देखो टाइम सीधा सीधा आ गया 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। तो यहां से टाइम अपने पास आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट वही है, ठीक है। अगर रेंज निकालना है किसी को तो टाइम तो आ ही चुका है, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू रेंज बाई यूटी लिख देंगे, और टाइम आ चुका है, टाइम को उसमें रख देंगे तो अपने पास रेंज भी आ जाएगा, ठीक है। तो रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए अगर टाइम निकालना है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे कब पहुंच जाएगा, तो देखो प्रोजेक्टाइल जो है इसका एक्स में वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, एक्स में तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते जा रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, देखो एक्सेलरेशन एक्स में जीरो है। वाई में क्या हो रहा है, वाई में इनिशियली कुछ वेलोसिटी है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, जा करके रुक रहा है, फिर वापस नीचे आ रहा है, तो जब रुक रहा है तभी ना मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है। और जब वाई में रुक रहा है तो वाई का वेलोसिटी तो जीरो हो गया, एक्स में लेकिन तो वेलोसिटी बचा हुआ है ना, तो मैक्सिमम हाइट पर प्रोजेक्टाइल के पास केवल और केवल एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, ठीक है। और वो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं v है, ठीक है। और u और जी टी बाई टू ऑब्वियसली हाफ टाइम लगा होगा मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, ठीक है, जितना टाइम चढ़ने में उतना ही टाइम उतरने में, ठीक है। तो जी टी बाई टू यू में जब ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि v वेक्टर बराबर हम लोग यहां से लिख सकते हैं ना, v वेक्टर बराबर u वेक्टर प्लस g वेक्टर इंटू टी, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। तो u वेक्टर अपने पास प्लस जी टी बाई टू, ये मिलकर के देगा v, ठीक है। ये फिर से हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा अपने पास 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये एंगल अगर 90 डिग्री हो गया अपने पास, तो अब देखो फिर से ये ट्रायंगल में हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि ये टाइम कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, उससे जी टी हम लोग रख दे तो उसका टाइम आ जाएगा, यहां पर वेलोसिटी भी सीधा सीधा दिख रहा है, यू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो वहां से हम लोग मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का टाइम भी निकाल सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होगा, तो यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाला जा सकता है, ठीक है। इन सारे कहानी को समझ के नोट कर लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके अब मान लो जैसे पिछला तो हम लोग देखे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, मतलब ग्राउंड से फेंक रहे हैं ग्राउंड पर गिर रहा है, ठीक है। बट अगर मान लो हम लोग कोई पहाड़ चढ़ रहे हैं या कोई पठार चढ़ रहे हैं, ठीक है,
कोई अगर पहाड़ मान लो हम लोग ऐसा चल रहे हैं पहाड़ी टाइप का, और उस पर अगर हम लोग एक बॉल ऊपर फेंके, तो पहाड़ तो एक्चुअली में इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, तो इंक्लाइन है ना वो, तो इंक्लाइन पर अगर कोई प्रोजेक्टाइल फेंका जाए, ऊपर अगर फेंका जाए, अप द इंक्लाइन अभी डिस्कस कर रहे हैं, डाउन द इंक्लाइन भी करेंगे, ठीक है, तो अगर अप द इंक्लाइन अगर फेंका जाए प्रोजेक्टाइल को इंक्लाइन पर ऐसा ऊपर, तो ये ऊपर कहीं ऐसा जाकर के गिर रहा होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का अपने पास एक मेथड तो ये हो सकता है कि हम लोग एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल माने और वाई एक्सिस को वर्टिकल माने, जैसा पहले मानते थे, ठीक है। इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हम लोग लिख सकते हैं आसानी से, अगर यू और अल्फा पता है तो, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिख ले हम लोग, ठीक। और उसके बाद ये लाइन जो है, ये इंक्लाइंड वाला जो लाइन है, इसका इक्वेशन भी तो हम लोग लिख सकते हैं ना। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो y, इसका y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट, वो tan बीटा लिखा जा सकता है, तो y इक्वल्स टू x tan बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो एक इस लाइन का इक्वेशन लिख लिया और एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिख लिया, और दोनों जहां इंटरसेक्ट कर रहा होगा, यहाँ पर हम लोग ऑरिजिन माने दोनों, एक तो ऑरिजिन पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक और जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा वहां पे x और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, उससे अपने पास रेंज आ जाएगा, और एक बार x और y कोऑर्डिनेट आ गया तो रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट पता चल गया तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका वो है, लेकिन थोड़ा लंबा चौड़ा जाता है, करके देख सकते हो, उससे भी रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट सब कुछ सेम आएगा, जो हम लोग अभी निकालेंगे वैसा ही कुछ आएगा, ठीक है, करके देखना उसको अपने से, ठीक। अब अगर इसमें बात क्या है, तो हम लोग एक काम और ये कर सकते हैं कि इधर साइड हम लोग एक्स एक्सिस और इधर साइड हम लोग वाई एक्सिस मान सकते हैं। एक्स और वाई मानने में कोई तो नहीं ना रुकता है कि किधर मानना है, तो हम अलोंग द इंक्लाइन, अप अलोंग द इंक्लाइन हम लोग एक्स मान लिया, और उसी के परपेंडिकुलर हम लोग वाई मान लिया, ठीक है। अगर ये वेलोसिटी यू है, ठीक, तो इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक एक्स में आएगा यू कॉस अल्फा, एक वाई में आएगा यू साइन अल्फा, ठीक है। अब इसका एक्सेलरेशन जो जी है, अब जी भी देखो ना तो एक्स में ना वाई में, तो उसको भी अपने को तोड़ना पड़ रहा है, देखो तो जी को भी तोड़ के देखो, ये बीटा था तो ज्योमेट्री से देख लोगे कि ये वाला एंगल जो है ये भी बीटा आ जाएगा, ठीक है। तो इधर साइड जी कॉस बीटा और इधर साइड जी साइन बीटा, लेकिन माइनस माइनस यहां पर लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक्स के ऑपोजिट है ये वाला, और ये वाला जो है वाई के ऑपोजिट है ये वाला, ठीक है। तो इसलिए माइनस जी कॉस बीटा, वाई में एक्सेलरेशन और एक्स में एक्सेलरेशन माइनस जी साइन बीटा, ठीक है। यहां पर एक बात अपने को ध्यान में रखना है कि x का जो वेलोसिटी है अब यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहने वाला है, ठीक है। जैसा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में x वाला वेलोसिटी कांस्टेंट रहता था, यहाँ पर x में कुछ एक्सेलरेशन है, यहाँ पे x का एक्सेलरेशन को हम लोग जीरो नहीं मान सकते, ठीक। तो अब अगर देखा जाए टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकालने का कोई बात करें, ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या, y के चक्कर में टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा होगा, ठीक है। तो y के चक्कर में टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा होगा, तो एक कहानी हम लोग ये कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो y में है वो क्या है, जीरो है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट y में अपने पास जीरो है, y में डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और इनिशियल वेलोसिटी y में u साइन अल्फा है, ठीक है। एक्सेलरेशन y में माइनस जी कॉस बीटा है, माइनस जी कॉस बीटा, ठीक। और टाइम हमको निकालना है जो कि किसके बराबर है, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है, कैपिटल टी से उसको डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, ये है टी है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, देखो तो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर सकते हैं y डायरेक्शन के लिए, ठीक है। और जैसे ही यूज करेंगे अपने पास टाइम ऑफ फ्लाइट ही आ जाएगा, निकाल करके देख लो इसको, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम हाइट का, मैक्सिमम हाइट मतलब इंक्लाइन से सबसे ज्यादा दूर कब है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो इंक्लाइन से है वो सबसे ज्यादा कब है, ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम हाइट बोल रहे हैं। इंक्लाइन को हम लोग ग्राउंड मान के चल रहे हैं कि यही अपना ग्राउंड है, ठीक है। तो ग्राउंड से मैक्सिमम दूरी कितना है, तो वो मैक्सिमम हाइट हो गया। अब मैक्सिमम हाइट पर देखो y वाला वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगा ना, ठीक है। y में क्योंकि वेलोसिटी रहेगा तो इंक्लाइन से दूरी बढ़ता जाएगा, तो y वाला वेलोसिटी जैसे ही जीरो होगा तो हाइट मैक्सिमम, ठीक है। तो y का वेलोसिटी को हम लोग जीरो कर देंगे, तो यहां पर फॉर मैक्सिमम हाइट फॉर h मैक्स अपने पास देखो uy जो है, uy है अपने पास u साइन अल्फा, y में फिर से देखना है vy जो है, vy अपने पास जीरो, एक्सेलरेशन इन y जो है वो कितना है, एक्सेलरेशन इन y जो है वो माइनस जी कॉस बीटा है, ठीक है। तो माइनस जी कॉस बीटा है, और यहां पर डिस्प्लेसमेंट इन y जो है वो तो h मैक्स के बराबर ही है ना, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव का फिर से यहां पर ख्याल रखना, ठीक। तो अब इसमें देखो uy पता है, vy पता है, sy पता है, ay पता है,
मतलब एस वाई निकालना है, तो कौन सा इक्वेशन यूज करें, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है। जैसे ही वो इक्वेशन यूज करेंगे तो अपना मैक्सिमम हाइट कुछ ऐसा आ जाएगा। क्लियर है, करके देखना है, ठीक है। चलो अब अगर रेंज का बात किया जाए, रेंज मतलब यहां से यहां का दूरी, ये जो दिख रहा है रेंज, ठीक है। तो जो दूरी है कितना दूर जाकर के गिरेगा वो, अगर उस दूरी का बात किया जाए तो यहां से देखो रेंज के लिए x में वेलोसिटी इनिशियल पता है अपने को ux, फॉर रेंज ux इज इक्वल टू u cos अल्फा है, ठीक है। एक्सेलरेशन x में अब कुछ ना कुछ है, एक्सेलरेशन अब जीरो नहीं, टाइम जो है वो कितना है, टाइम ऑफ लाइट के इक्वल है, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। और एक्सेलरेशन इन x जो है वो कितना है, वो है माइनस जी साइन बीटा। और अपने को निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन x, जो कि किसके बराबर है, रेंज के बराबर है। तो यहां पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करें, s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, ठीक है। अपने पास रेंज जो है, रेंज कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब ये रेंज जो है निकालने में हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसा निकालने में दिक्कत आए, ठीक है। तो अगर दिक्कत आएगा तो क्या करना है कि यहां पर जो ut प्लस हाफ टी स्क्वायर पुट किए हैं उसमें दो टर्म है, ठीक है, दो टर्म का समेशन है, उन दोनों में से क्या करना है, 2u स्क्वायर साइन अल्फा बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा को कॉमन निकाल लेना बाहर, ठीक है। जैसे ही हम लोग उस टर्म को बाहर कॉमन निकालेंगे तो अंदर में दिख जाए कि अंदर में कॉस अल्फा प्लस बीटा का ही एक्सपेंशन है, ठीक है। कॉस अल्फा प्लस बीटा का एक्सपेंशन कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में देख चुके हैं, ठीक है। अगर ट्रिगो में दिक्कत है तो ट्रिगो देख लो जाकर के एक बार, ठीक है। तो ये रेंज अपने पास आ गया, ऐसा रेंज हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब रेंज का अगर मैक्सिमम मिनिमम का बात किया जाए कि रेंज मैक्सिमम कब, मिनिमम तो होगा नहीं, मिनिमम तो सीधा सीधा परपेंडिकुलर फेंक दो तो वहीं आकर के गिर जाएगा, ठीक है। हाँ, इसमें क्या इंक्लाइन के परपेंडिकुलर फेंकेंगे तो वहीं गिरेगा, नहीं, इसमें इंक्लाइन के परपेंडिकुलर फेंकने में वहां नहीं गिरेगा, अगर हम लोग वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे तब आकर के वहां गिरेगा, ठीक है। क्योंकि x में एक्सेलरेशन, अगर इंक्लाइन के परपेंडिकुलर फेंकेंगे तो थोड़ा पीछे जाकर के गिर जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलो तो अब यहां पर रेंज का अगर बात किया जाए तो रेंज का मैक्सिमम अगर देखना है, मैक्सिमम रेंज अप द इंक्लाइन कितना होगा, ठीक है। तो उसके लिए अपने पास देखो ये रेंज का फॉर्मूला था, अगर हम लोग dr बाई डी अल्फा को जीरो पुट कर दें तभी ना मैक्सिमम या मिनिमम, यहाँ पे वेरी क्या कर रहा है, अल्फा वेरी कर रहा है, और अल्फा यहाँ पर दो जगह है, तो dr बाई डी अल्फा को जीरो पुट करके मल्टीप्लीकेशन रूल लगा करके देखो कि अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन आ रहा है, अल्फा का वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है। वहां से भी ये वैल्यूज आ जाएगा, लेकिन थोड़ा आसानी के लिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहां पर देखो u स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा को अगर हम बाहर कर ले तो अंदर में क्या बच रहा है, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा। हमको डिफरेंशिएशन क्यों करना पड़ा, क्योंकि अल्फा दो जगह था, ठीक है। तो ये दो जगह से अल्फा को एक जगह पे लाने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखो एक फॉर्मूला अपने को पता है, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 साइन ए कॉस बी को साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस अल्फा बीटा, अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो यहां से देखो, यहां से क्या आ गया, यहां से ये आ गया साइन 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन माइनस बीटा, ठीक है। और हम लोग पढ़े साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो यहां से हम लोग देखें कि ये ऐसा इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो अल्फा एक ही जगह है, इसमें बीटा है, तो बीटा तो चेंज हो नहीं रहा, अल्फा जो चेंज हो रहा है, अब ये वाला टर्म मैक्सिमम कब होगा, जब 2 अल्फा प्लस बीटा मैक्स, मतलब जब ये वाला टर्म 1 हो जाएगा, यानी कि 2 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 अल्फा प्लस बीटा जब पाई बाई 2 हो जाएगा, यानी कि अल्फा का वैल्यू यहां से देखो पाई बाई 4 माइनस बीटा बाई 2 आ गया, ठीक है। इस चीज को अपने को याद करके रखना है, कैसे याद करेंगे वो हम आगे बताते हैं। और ये जो मैक्सिमम रेंज का वैल्यू है, अगर वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे तो यहां पर देखो साइन 2 अल्फा प्लस बीटा में हम लोग 1 रख देंगे सीधा सीधा, क्योंकि 2 अल्फा प्लस बीटा पाई बाई 2 है, तो इसमें 1 रख दिए जैसे ही, तो 1 माइनस साइन बीटा, और नीचे कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा भी तो लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको 1 प्लस साइन बीटा इंटू 1 माइनस साइन बीटा लिख सकते हैं नीचे वाला टर्म को। तो नीचे वाला कॉस स्क्वायर बीटा जो है इसको 1 प्लस साइन बीटा
इंटू 1 माइनस साइन बीटा लिखा जा सकता है, और ऊपर में क्या 1 माइनस साइन बीटा, तो 1 माइनस साइन बीटा ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, लिखो लिखो लिखो, लिख के करो, ठीक है। तो नीचे में क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन बीटा बच जाएगा, ठीक है। तो यही u स्क्वायर बाई जी इंटू 1 प्लस साइन बीटा, ये मैक्सिमम रेंज है, इसको याद नहीं रखना है, ये रेंज का फॉर्मूला भी याद नहीं रखना है, ठीक है। केवल एक ये चीज याद रखना है कि मैक्सिमम रेंज कितने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर होता है, ठीक है। और उसको याद रखने के लिए अपने पास ये है, इसमें जैसे मान लो हम लोग प्रोजेक्टाइल को ऐसा फेंक रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल ऊपर जाकर के गिरे, तो उसके लिए एक अवेलेबल एंगल है मेरे पास, कहां से कहां तक हम फेंक सकते हैं। देखो यहां से ऐसा u को हम लोग इधर रख सकते हैं, इससे ऊपर ऐसा एंगल बना करके फेंके, और मैक्सिमम हम लोग परपेंडिकुलर ऐसा मतलब वर्टिकली अपवर्ड फेंक सकते हैं, ठीक है। उसके इधर फेंकेंगे तो ये नीचे आकर के गिर जाएगा, ठीक, अभी समझाए थे। तो वर्टिकली अपवर्ड तक फेंक सकते हैं, तो अवेलेबल एंगल कितना है ताकि ये अप द इंक्लाइन गिरे, नीचे ना चल जाए, ठीक, उसके लिए अवेलेबल एंगल ये है, ठीक है। तो ये जो ट्रिक है इसमें हम लोग ये बोल रहे हैं कि अवेलेबल एंगल के अगर बाइसेक्टर पर फेंका जाए तो रेंज क्या होगा, मैक्सिमम होगा फॉर अ गिवन इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। अगर इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन को फिक्स कर दे रहे हैं तो रेंज मैक्सिमम कब होगा, जब हम लोग अवेलेबल एंगल के बाइसेक्टर पर फेंके, जैसे ग्राउंड टू ग्राउंड वाले में भी था, ठीक है। तो बाइसेक्टर पर मतलब अगर ये एंगल गामा है तो मेरा अल्फा जो होना चाहिए, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन किसके साथ, इनक्लाइन के साथ, वो कितना होना चाहिए, गामा बाई 2 होना चाहिए। और गामा यहां से देखो, गामा को हम लोग यहां से देखो, गामा को हम लोग बीटा पाई बाई 2 माइनस बीटा लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस बीटा। तो यहां से अपने पास अल्फा जो हो जाएगा, अल्फा क्या हो जाएगा, गामा बाई 2 यानी कि पाई बाई 4 माइनस बीटा बाई 2, देखो सेम आया, ठीक है। तो ये हम लोग एक याद रखने का तरीका इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर रेंज जो है वो दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए सेम होता है, ठीक है। अगर सेम इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है तो रेंज दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए सेम होता है, जैसा अपना वहां पर था, जैसा अपना ग्राउंड टू ग्राउंड में था, दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए सेम रेंज था, सेम कहानी यहां पर भी होता है, ठीक है। अगर इनिशियल स्पीड सेम है तो दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए रेंज सेम होता है, और वो जो दोनों वेलोसिटी वेक्टर है, जैसा वेलोसिटी वेक्टर होगा वो दोनों अवेलेबल एंगल से इक्वली इंक्लाइंड होगा, एक इधर से एक इधर से, ठीक है, तब रेंज सेम होगा। ये याद रखने का ट्रिक है। और अगर एक का एंगल देखना होगा, अगर ये वाला एंगल देखना होगा तो ये एंगल हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं, ये वाला एंगल तो बीटा है अपने पास, इतना तो पता है, और पूरा का पूरा 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा, यानी कि ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो इतना एक अगर अल्फा पर फेंक रहे हैं तो दूसरा को इंक्लाइन के साथ 90 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा पर अगर फेंकेंगे तब जाकर के दोनों का रेंज क्या होगा, सेम होगा। एक और कंडीशन साथ में, इनिशियल वेलोसिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये चीज बार बार हम रिपीट करें, इनिशियल वेलोसिटी सेम होना चाहिए, ठीक है। अब कहीं कहीं देखोगे कि अल्फा इसको ना मान करके कहीं कहीं पर अल्फा ये वाले एंगल को मानता है, ठीक है, तो वहां पर रिजल्ट कुछ दूसरा आ सकता है, ठीक है। रिजल्ट अलग अलग होने से ये मतलब नहीं है कि ये वाला जो थ्योरम हम बता रहे हैं, ये जो ट्रिक बता रहे हैं, थ्योरम नहीं ट्रिक है, ठीक है, तो ये जो ट्रिक बता रहे हैं ये ट्रिक गलत हो जाएगा, ठीक है। रिजल्ट अलग अलग हो सकता है, कुछ लोग अल्फा यहां से यहां तक मानता है, तो उस केस में मैक्सिमम हाइट जो है, रेंज जो है, ये सब का फॉर्मूला अलग आ सकता है, बट जब अगर न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके उसको कैलकुलेट करने का कोशिश किया जाएगा तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। चलो अब इसमें अगर देखा जाए तो मैक्सिमम हाइट पहुंचने में जितना टाइम लगेगा वो जो है आधा होगा टाइम ऑफ फ्लाइट के, ये चीज तो अपने को पता भी है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या होगा, आधा होगा। ये चीज हम लोग निकाल के देख भी सकते हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड में जैसा था सेम वैसा ही यहां पर भी दिखेगा अपने को, ठीक है। लेकिन ग्राउंड टू ग्राउंड में जो था मैक्सिमम हाइट पर रेंज का आधा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जो था वो r/2 था, ठीक है। लेकिन इसमें जो है वो रेंज के आधा से ज्यादा ट्रेवल कर लेगा, आधा से ज्यादा, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो r/2 से बड़ा होगा, क्यों होगा वो समझाते हैं। देखो इसमें जो है एक्स में जो एक्स हम लोग इधर माने थे, ठीक है, यहीं पे बना देते हैं। एक्स में जो वेलोसिटी था इधर साइड u cos अल्फा था, ठीक है, और x में जो एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन मेरा इधर साइड था, उल्टा डायरेक्शन में माइनस एक्स में था, ठीक है, और वो कितना था, एक्सेलरेशन अपने पास था g sin बीटा, माइनस में था ऑब्वियसली, उल्टा डायरेक्शन में, ठीक है।
तो शुरुआत में ये प्रोजेक्टाइल जो है, शुरुआत में ये तेजी से जा रहा होगा और धीरे 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 देखो इसका स्पीड घटेगा कि नहीं घटेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे इसका स्पीड घटते जाएगा। तो स्पीड अगर घट रहा है तो पहले हाफ टाइम में ज्यादा दूरी ट्रेवल कर गया क्योंकि तेजी से चल रहा था, और अगला हाफ टाइम में कम दूरी ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो वही चीज यहां पर भी लिखा हुआ है कि पहले हाफ टाइम में ज्यादा दूर और नेक्स्ट हाफ टाइम में कम दूर, इसलिए पहले हाफ टाइम में रेंज बाई 2 से ज्यादा ट्रेवल किया होगा, ठीक है। तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है रेंज बाई 2 से बड़ा होगा, ठीक है। सब कहानी समझ में आ गया, इसको नोट कर लो। और एक चीज अपने से कोशिश करो, जो ग्राउंड टू ग्राउंड वाला अपना कहानी था ना, ठीक है, ग्राउंड टू ग्राउंड में हम लोग वेक्टर मेथड बताए हैं कि वेक्टर मेथड से कैसे हम लोग रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे थे वहां पर, सेम चीज इसमें इंक्लाइंड वाले में भी हम लोग कर सकते हैं। वेक्टर ट्रायंगल बना करके डिस्प्लेसमेंट वाला का और वेलोसिटी का हम लोग रेंज टाइम ऑफ फ्लाइट ये सब निकाल सकते हैं, ठीक है। बट इसमें सिंपल वैसा नहीं लगेगा, जैसे वहां पे साइन थीटा कॉस थीटा लिख लेते हैं, इसमें अपने को ट्रायंगल में साइन रूल जो होता है वो अपने को लगाना पड़ेगा। साइन रूल क्या होता है वो पता होना चाहिए, वेक्टर में बताएं, ठीक है। तो वो लगा करके एक बार कोशिश करके देखो कि रेंज टाइम ऑफ फ्लाइट ये सब आ पा रहा है, सेम आ रहा है कि कुछ अलग आ रहा है, ठीक है। इसको नोट कर लो फिर वो सोचो। चलो चलो हो गया सॉल्व, नहीं हुआ, हो गया, चलो जो भी है वेरी गुड, हो गया तो भी वेरी गुड, नहीं हुआ तो अभी हम जिंदा हैं, ठीक है। चलो देखो वेक्टर मेथड में क्या करेंगे हम लोग, मान लेते हैं कि पूरा जब टाइम ऑफ फ्लाइट खत्म होने वाला है तब प्रोजेक्टाइल तो फिर से यहाँ पहुंच चुका है, ठीक है। तो ये रेंज हो गया अपना ut और प्लस हाफ gt स्क्वायर, हाफ gt स्क्वायर वर्टिकल होगा क्योंकि g वर्टिकल है, ठीक है। तो ut में हाफ gt स्क्वायर जुटेगा तो रेंज बनेगा, ठीक है। ये बन गया अपना वेक्टर ट्रायंगल डिस्प्लेसमेंट वाला, डिस्प्लेसमेंट बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वो वाला ट्रायंगल, ठीक है। t जहां पर क्या है, यहाँ पर कैपिटल T टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक। अब इस ट्रायंगल में देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो इस ट्रायंगल में अपने को पहले ये एंगल सारा निकालना पड़ेगा। तो ये एंगल तो अल्फा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये तो अपने को पता ही है, ठीक है। ये एंगल कितना है, तो देखो यहां पर अगर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा ड्रॉ कर ले तो ये एंगल बीटा होगा, इतना तो समझ में आ रहा है, ये बीटा है तो ये भी बीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये वर्टिकल है ये हॉरिजॉन्टल है तो ये 90 डिग्री हो गया, तो पूरा का पूरा ये वाला एंगल 90 प्लस बीटा हो गया, वही चीज वहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। और ये अल्फा ये 90 प्लस बीटा, ये पूरा का पूरा एक ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल भी तो निकाला ही जा सकता है। पूरे ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना, 180 डिग्री, नहीं याद है तो 9वां का मैथ्स पढ़ो, ठीक है। चलो देखो याद ही होगा, चलो वेरी गुड। तो अब यहां पर देखो, यहां पर अगर हम लोग को पता करना है तो इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज अगर निकालना है तो क्या करेंगे, देखो इस ट्रायंगल में अपने पास साइन रूल हम लोग लगा सकते हैं। साइन रूल क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में साइड डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल जो इस साइड के अपोजिट वाला एंगल है, ठीक है। तो वो जो है कांस्टेंट रहेगा तीनों साइड के लिए, ठीक है। क्या बोल रहे हैं देखो यहां पर लिखते हैं, फ्रॉम साइन लॉ, फ्रॉम साइन लॉ अपने देखो ut डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 90 प्लस बीटा, साइन ऑफ 90 प्लस बीटा इक्वल्स टू ये वाला साइड रेंज, रेंज डिवाइडेड बाई इसके साथ वाला दोनों एंगल को छोड़ देना है, वो अपोजिट वाला वो हो गया, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, विच इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन, साइन अल्फा, हाफ gt स्क्वायर के सामने वाला एंगल साइन अल्फा कैपिटल T स्क्वायर, ठीक है। सारा टाइम ऑफ फ्लाइट है यहां पर, ठीक। अब यहां से देखो इन दोनों को कंपेयर कर लो तो अपने पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, देखो कंपेयर करके एक दिखा देते हैं हम। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा अपने पास, 2u साइन अल्फा बाई g साइन 90 प्लस बीटा, और साइन 90 प्लस बीटा कॉस बीटा, ये सब कहानी ट्रिग्नोमेट्री और वेक्टर में बता चुके हैं। तो ई हो गया भाई साहब अपना कॉस बीटा, तो देखो सेम टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है। और इन दोनों को अगर इक्वेट कर देंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहां पर रख देंगे तो यहां से रेंज आ जाएगा अपने पास, इसमें साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो है ये जो कहानी है इसको हम लोग कॉस अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहां से हम लोग
रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर कोई बोले कि मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए जो टाइम है वो कितना लगेगा, ठीक है। तो जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच चुका होगा तो y वाला वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगा, मतलब इंक्लाइन के परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो जो भी वेलोसिटी बचेगा वो इंक्लाइन के अलोंग बचेगा, ठीक है। तो इंक्लाइन के अलोंग वेलोसिटी देखो, ये वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u, और इसमें gt, टी स्मॉल टी को हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बाई 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। पहले स्मॉल टी मान के निकाल लो, वो देखोगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा आ जाएगा, यहाँ से जो टाइम ऑफ फ्लाइट आया इसका आधा आ जाएगा, ठीक है। तो जी टी जो है वो u के साथ जुड़ करके क्या देगा अपने को, फाइनल वेलोसिटी देगा, ठीक है। अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को देखोगे ना तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ही है, देखो यू टी, यू में एक स्केलर जुटा तो डायरेक्ट स्केलर मल्टीप्लाई हुआ तो डायरेक्शन तो सेम रह जाएगा ना, ठीक है। तो डायरेक्शन वही है, u का जो डायरेक्शन वही यू टी का भी है, जो हाफ जी टी स्क्वायर का वही जी टी बाई 2 का है, ठीक है। और जो रेंज का डायरेक्शन है, रेंज का डायरेक्शन अलोंग द इंक्लाइन है, और यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी भी अलोंग द इंक्लाइन है, ठीक है। तो ये भी डायरेक्शन दोनों का सेम है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो ये जो एंगल है, एंगल दोनों, ये एंगल सेम होगा, ये एंगल सेम होगा, और ये एंगल सेम होगा, ठीक है। यहां से हम लोग फिर टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा जो है वो हम लोग निकाल सकते हैं, यहां से भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, और टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट भी यहां से आ जाएगा, ठीक है, जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा ही अपने को दिखेगा। उसको निकाल करके अपने से देखो, ठीक है, उसको हम नहीं बता रहे, ठीक। चलो ये समझ में आ गया, इसको नोट कर लो। फिर हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग, ये तो नीचे से ऊपर फेंक रहे थे प्रोजेक्टाइल, अगर ऊपर से नीचे फेंकेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, तब रेंज क्या होगा, तब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तब मैक्सिमम हाइट क्या होगा, वो सारा कहानी हम लोग देखते हैं, पहले इसको नोट कर लो। ओके तो अब प्रोजेक्टाइल डाउन द इंक्लाइन प्लेन में अपने पास मान लेते हैं कि कोई प्रोजेक्टाइल यहां से फेंका गया, ठीक है, नीचे आने के लिए, ठीक। u वेलोसिटी, इंक्लाइन से एंगल अल्फा बना रहा है और इंक्लाइन का इंक्लिनेशन बीटा है, ठीक है। अब ये प्रोजेक्टाइल यहां आकर के गिरेगा, इसका हमको टाइम ऑफ फ्लाइट सिमिलर जैसा हम लोग अप द इंक्लाइन में किए वैसा ही टाइम ऑफ फ्लाइट हमको मैक्सिमम हाइट मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, और इसका हमको रेंज निकालना है यानी कि ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो वो सब कितना कितना होगा अगर निकालना है तो उसके लिए हम लोग मोशन को फिर दो पार्ट में तोड़ देंगे। एक एक्स एक्सिस हम लोग यहाँ पर ऑरिजिन मान लेते हैं, इधर नीचे के साइड एक्स मान रहे हैं, ठीक है, उसमें अप द इंक्लाइन में ऊपर मान लेते हैं, अपना चॉइस है। तो नीचे के साइड एक्स मान रहे हैं, इधर इसके परपेंडिकुलर हम लोग वाई मान लिए। यू को हम लोग दो कंपोनेंट में तोड़ लिए, यू कॉस अल्फा और यू साइन अल्फा, ठीक है। और जी को दो कंपोनेंट में तोड़ लिए, जी साइन बीटा और ये माइनस जी कॉस बीटा। माइनस जी कॉस बीटा क्यों लिखे, क्योंकि ये y के ऑपोजिट डायरेक्शन में, हम लोग y के डायरेक्शन में प्लस ले रहे हैं और x के डायरेक्शन में x वाले को प्लस ले रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फिर से सेम कहानी, डिस्प्लेसमेंट जीरो कर देंगे, y का, y वाला डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, वहां से टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए जब प्रोजेक्टाइल जब मैक्सिमम हाइट पर होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा इंक्लाइन से, तब इसका y डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा, जीरो हो चुका होगा, ठीक है। तो y में वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी y में पता है, एक्सेलरेशन y में पता है, तो डिस्प्लेसमेंट y में नहीं आ जाएगा, और वही डिस्प्लेसमेंट तो मैक्सिमम हाइट होगा, सेम कहानी चल रहा है, ठीक है। रेंज के लिए फिर से इनिशियल वेलोसिटी x में पता है, x में एक्सेलरेशन पता है, ठीक है, और टाइम अपने को पता है, तो रेंज आ जाएगा x में उतने टाइम में कितना दूरी ट्रेवल किया होगा x में, ठीक है। तो ऐसे करके ये तीनों हम लोग निकाल सकते हैं, निकाल के देख लो, वेरीफाई कर लो इन तीनों को, ठीक है। अब रेंज को लिखने का, जैसे रेंज अपने पास ये आया, ठीक है, इसको अपन लोग जैसे 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस बीटा जो, ठीक है, तो 2 साइन ए कॉस बी वाला फॉर्मूला ट्रिगो में जो हम लोग पढ़े थे उस पर हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, और 2 साइन ए कॉस बी क्या होगा, साइन ए प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। और जैसे ही उस पर तोड़ेंगे तो अपने पास ये रेंज का फॉर्मूला ऐसा कुछ आ जाएगा। ऐसा इसलिए क्यों, क्योंकि अब इसमें देखो अल्फा एक ही जगह हो रहा है, सेम कहानी चल रहा है, ठीक है। अब अल्फा अगर इसमें एक ही जगह है तो यहां पर देखो, अगर इस रेंज को मैक्सिमाइज करना है, हमको मैक्सिमम रेंज निकालना है, तो बाकी सारा कहानी ये सब और ये साइन बीटा ये तो कांस्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। तो बच क्या रहा है यहाँ पर, 2 अल्फा माइनस बीटा, साइन 2 अल्फा माइनस बीटा, और ये मैक्सिमम कब होगा, जब 2 अल्फा माइनस बीटा पाई बाई 2 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग का अल्फा आ गया पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2, ठीक है। ये रेंज वाला फॉर्मूला देखो वही रेंज जैसा है, बस जहां पे वहां पे प्लस साइन था, यहाँ पे बीच में प्लस था, यहाँ पर माइनस हो गया, और उसमें यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर अब प्लस हो गया,
वैसे ये सारा फॉर्मूला रटना नहीं है, बता चुके हैं पहले भी। अब देखो मैक्सिमम रेंज अल्फा का वैल्यू आ गया। अब वो मैक्सिमम रेंज कितना होगा, तो इस अल्फा को हम लोग यहां रख देंगे। सिमिलरली अपने पास सिंपली ऐसा भी हो सकता है कि 2 अल्फा माइनस बीटा जो है उसका वैल्यू π/2 है, तो साइन π/2 ये तो 1 हो गया, तो 1 प्लस साइन बीटा, ठीक है। तो आर मैक्स अगर देखना है तो देखो यहां पर आर मैक्स कितना हो जाएगा अपने पास, यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं, और ऊपर में देखो साइन 2 अल्फा माइनस बीटा जो है वो 1 हो चुका है, तो ऊपर में क्या आ जाएगा अपने पास 1 प्लस साइन बीटा। तब नीचे में देखो 1 प्लस साइन बीटा इंटू 1 माइनस साइन बीटा, कट जाएगा 1 प्लस साइन बीटा, ये मैक्सिमम रेंज यही आ जाएगा अपने पास, ठीक है। मैक्सिमम रेंज वाला जो एंगल है वो एक अपने को याद रखना है, ठीक है, एग्जाम में हैंडी हो जाएगा। तो उसको याद रखने के लिए, ये जो अल्फा है उसको याद रखने के लिए हम लोग जैसा अप द इंक्लाइन में था वैसा ही डाउन द इंक्लाइन में, इसमें क्या कि जो अवेलेबल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ताकि प्रोजेक्टाइल नीचे आकर के गिरे, ऊपर ना चला जाए, ठीक है। जो अवेलेबल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है उसके बाइसेक्टर पर अगर हम फेंकेंगे तब जो टाइल है अपने पास वो उसका रेंज क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो बाइसेक्टर पर फेंक करके रेंज मैक्सिमम होगा, यानी कि अल्फा कितना होना चाहिए, गामा बाई 2 के बराबर होना चाहिए। और गामा कितना है, देखो यहां से गामा कितना है, तो अगर ये एंगल देखा जाए तो ये एंगल बीटा, तो ये भी एंगल बीटा, ठीक है। और यहां पर ये 90 डिग्री तो था ही, तो 90 डिग्री प्लस बीटा यही ना गामा हो गया, तो अल्फा कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस बीटा बाई 2, देखो सेम चीज दिख रहा है, ठीक है। तो ये याद करने का एक तरीका है, सेम अप द इंक्लाइन जैसा है, ग्राउंड टू ग्राउंड वाले में भी यही सेम चीज होता था, ठीक है। अब अगर रेंज दो रेंज सेम हो, ठीक है, जैसे अगर सेम इनिशियल स्पीड है, सेम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है, तो दो रेंज सेम कब होगा, सेम पॉइंट से प्रोजेक्ट करें, ठीक है। तो दो रेंज सेम तब होगा जब हम लोग अवेलेबल एंगल जो है, ठीक है, उससे इक्वली इंक्लाइंड एंगल पर फेंकें, ठीक, जैसा आप द इंक्लाइन में था। इक्वली इंक्लाइंड एंगल पर देखो, इधर से अगर अल्फा बना के फेंक रहे हैं और इधर से भी अल्फा बना के फेंक रहे हैं, तो रेंज क्या होगा, दोनों का सेम होगा। इसको भी हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं जैसे आप द इंक्लाइन में किए, ठीक है। और अगर यहां पर देखो ये एक्चुअली में ये जो अल्फा है ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं है इंक्लाइन के साथ, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अपना कौन सा है, ये वाला हो जाएगा। दूसरा वाला जो प्रोजेक्टाइल है उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये वाला होगा, ठीक है। और ये एंगल अपने को निकालना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा मत सोच लेना कि ये अल्फा जो ये सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल है, ये सब नहीं मान लेना, ठीक है। ये अल्फा हॉरिजॉन्टल वाला नहीं है, ये एंगल अगर निकालना तो कैसे निकालोगे बताओ तो। देखो ये एंगल बीटा है अपने पास, ये एंगल बीटा है, ठीक है। ये एंगल अगर बीटा है अपने पास तो यहां पर देखो ये वाला एंगल 90 माइनस बीटा होगा, तो ये वाला भी एंगल जो होगा ये भी एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बीटा। और अब देखो ये एंगल प्लस अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा पूरा मिलकर 180 डिग्री बन रहा है। सिंपल ज्योमेट्री है, जैसे करना कर सकते हो, बहुत सारा मेथड हो सकता है, ठीक है। तो वहां से हम लोग ये वाला एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं, एक का अगर अल्फा है तो दूसरे का कितना होगा, ठीक है। अब टाइम जो लगेगा इसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में वो हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, जैसा अपना अप द इंक्लाइन में होता था, ठीक है। लेकिन इसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा एट मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पर कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना, तो इसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा एट मैक्सिमम हाइट वो r/2 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो r/2 से छोटा रहेगा। क्यों r/2 से छोटा होगा, देखो यहां पर अगर इसमें एक्स कोऑर्डिनेट देखा जाए तो अगर प्रोजेक्टाइल को हम लोग ऐसा फेंक रहे हैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा रेंज है r, तो एक्स कोऑर्डिनेट r/2 से छोटा क्यों होगा, क्योंकि अभी अपने पास इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इधर साइड है, इनिशियल वेलोसिटी इधर साइड है, और इसका एक्सेलरेशन भी इधर ही साइड है, तो इसका वेलोसिटी स्लोली स्लोली बढ़ रहा है ना, ठीक है। तो पहले हाफ टाइम में ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कंपेयर टू सेकेंड हाफ, ठीक है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा मैक्सिमम हाइट पर वो रेंज बाय 2 से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इसी प्रोजेक्टाइल को डाउन द इंक्लाइन को हम लोग वेक्टर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जैसा हम लोग अप द इंक्लाइन वाले को किए थे, वेक्टर मेथड से सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखो इसको अगर वेक्टर मेथड से अपने को सॉल्व करना है तो यहां पर देखो यहां से प्रोजेक्ट किए, ठीक है,
स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन अपने को u पता है, तो फिर से ut वेक्टर, देखो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में भी। तो ut वेक्टर अपने पास ये हो गया, ठीक है, हाफ gt स्क्वायर, जिधर g का डायरेक्शन होगा उधर ही ना होगा, तो g का डायरेक्शन नीचे है। तो मान लेते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक, कैपिटल टी हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट से डिनोट कर रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट तक पहुंचते पहुंचते ut और प्लस हाफ gt स्क्वायर मिलकर के क्या बनना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। और टाइम ऑफ फ्लाइट पे पूरा जब जब पार्टिकल अपना टाइम कंप्लीट कर चुका है फ्लाइट का, तो पार्टिकल यहां पर आ जाएगा, ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट यही ना हो जाएगा, और यही क्या है, रेंज है अपने पास, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में फिर से हम लोग साइन लॉ लगा करके, जैसा हम लोग अप द इंक्लाइन में निकाले थे वैसा ही हम लोग डाउन द इंक्लाइन में भी निकाल सकते हैं। ये सारा एंगल जो है, ये सारा एंगल हम लोग ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं, ठीक है, वो तो अल्फा पता ही है, ये बीटा, तो ये 90 माइनस बीटा, और फिर ट्रायंगल में तीनों एंगल का समेशन 180 डिग्री, तो ये वाला भी एंगल आ जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग साइन लॉ लगा लेंगे, तो अपने पास आराम से यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का भी टाइम निकाल सकते हैं, वो भी सोचना, जैसा अप द इंक्लाइन में बताए थे, सिमिलर टाइप का कुछ कहानी यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो सेम कहानी आएगा, ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल, अगर दो प्रोजेक्टाइल मान लो हवा में, ठीक है, दो प्रोजेक्टाइल अगर हवा में ट्रेवल कर रहा है ऐसा, ठीक, हवा में दोनों है अभी, तो अब देखो एक का एक्सेलरेशन कितना है, इसका भी एक्सेलरेशन g है और इसका भी एक्सेलरेशन किधर है, g है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये प्रोजेक्टाइल को हम लोग a बोलते हैं, ये प्रोजेक्टाइल को हम लोग b बोलते हैं, तो अगर हम लोग देखें एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये रिलेटिव मोशन में पढ़ा है हम लोग, ठीक है, a विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस b विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो g माइनस जी कट के ये हो जाएगा 0, ठीक। तो एक प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 0 होगा। मतलब जब तक प्रोजेक्टाइल हवा में है, ग्राउंड पे गिर जाएगा तब तो फिर इसका एक्सेलरेशन जी रहा ही नहीं, ठीक है। जब तक हवा में है तब तक एक प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन दूसरे के रेस्पेक्ट में 0 है, यानी कि तब तक जो वेलोसिटी है दोनों का, रिलेटिव वेलोसिटी, वो क्या रहने वाला, कांस्टेंट रहने वाला, ठीक है। इसीलिए लिखे हैं कि द मोशन ऑफ वन प्रोजेक्टाइल विथ रेस्पेक्ट टू अदर विल बी कांस्टेंट स्पीड स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वेलोसिटी तो एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रहने वाला, तो एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन कैसा दिखेगा, एक स्ट्रेट लाइन में, और स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कहानी समझ में आ रहा है, ठीक है। ये सारा कहानी नोट कर लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, जितना हम लोग देख लिए प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। अब अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करना है तो बताएं, क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चन सीरीज में जाकर के इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। अगर थोड़ा ज्यादा डिटेल में इस टॉपिक को सीख तो मेरा बुक देख सकते हो, ठीक है। बुक के बारे में, मेरे ऐप के बारे में, इन सब के बारे में अगर जानना है तो मेरा वेबसाइट physicsbuddy.in विजिट कर सकते हो, लिंक अपने को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो इसको लाइक कर दो। अगर लगता है कि किसी दोस्त यार को हेल्प हो जाएगा इस वीडियो के थ्रू, तो उनके साथ शेयर कर दो। और चैनल पर जब जब वीडियोस आए तो तुम्हारे पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो, बाय बाय।